भी स्कूल के बच्चों को भी करा सकते हैं या अन्य किसी संस्थाओं में भी जाकर किसको करा सकते हैं। तो इसको हम किस रीति से करें और कैसे अपनी बात बच्चों को सरल तरीके से हम बता सकें, तो ये बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं जीतू भाई जी। ओम शांति। गुड इवनिंग। आवाज़ नहीं आ रहा बहनों की तरफ से? स्कूल वाली फीलिंग आ रही है लगता है। स्टूडेंट्स बन के सुन रहे। थक गए? नहीं थके तो 4 घंटे का लेक्चर रखे। और चलो थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं। सुन रहे सभी लोग? कितना ध्यान से सुन रहे? कितना %? 100%। चलो छोटा सा काम करना है ना। मैं जो बोलता हूँ वो करना है बस, ठीक है? वो सिंपल है। अपना राइट हैंड आगे कीजिए। धीरे धीरे इस हाथ को ऊपर ले जाइए और बाबा की याद में, बाबा की शक्ति से हाथ को अपने गालों पर रखिए। केवल 4 लोगों ने गालों पे रखा भाई, और बोले ध्यान से सुन रहे आप लोग। हम लोग देखते ज़्यादा है, सुनते कम है ना। आप लोग बच्चों के सामने जाने वाले हैं ना, तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, फिर देखते रहेंगे। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। जब हम कहीं ट्रेनिंग कराने जाए, कहीं क्लास लेने जाए, अगर माहौल देखिए कि थोड़ा सा भारी हो गया है, सुस्त हो गया है, तो छोटी सी एक फन एक्टिविटी या कुछ भी ऐसे थोड़ा सा कर लेंगे ना, थोड़ा एनर्जी आ जाती है। अभी आपको क्या करना है, आप पहले तो अपने आप को बच्चे समझिए कि स्टूडेंट्स है ना, छोटे बच्चे, किशोर। टच द लाइट के लिए ना बहुत छोटे से 11 साल से कम वाले। अभी आपको यहाँ से निकलना है, अपने हॉल में घूमो, बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ। 1 मिनट है आपके पास। 1 मिनट में 5 लोग ऐसे लाओ जिनसे पूछो, बच्चे हैं ना, बच्चों के हिसाब से, जो सवेरे जल्दी उठते हैं, जो दिन में मोबाइल, जो स्कूल में है ना, मोबाइल साथ में नहीं लाते हैं। बच्चे बन के आप आंसर भी देना। तीसरा है जो अपने मम्मी को थैंक्स बोलते हैं घर में जाके कभी भी। और चौथा है जो अपने पापा की बात मानते हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें आप ये करो बच्चे समझ के। अभी भूल जाओ, टीचर बहन है, बड़े हैं, 40 साल के, 50 साल के, हैं, ठीक है, निकल पड़ो। जवाब भी वैसे ही देना, फन आएगा, मजा आएगा। बच्चे समझ के जवाब देना, ज्ञान भी भूल जाइए।
बोले तुम तो बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, आ जाइए अपनी अपनी जगह पर। बच्चे बनकर मजा आता है ना? वही दिन याद आ जाते हैं अपने पुराने, और पुराने दिन में हमेशा मजा होता है। जब उस समय होते हैं ना, आपको ये ट्रेनिंग भी बाद में याद आएगा, अरे हम ट्रेनिंग में गए थे वहाँ मजा आया था, भले यहाँ कभी थोड़ा सा सुस्ती भी आ गई होगी, है ना? बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, आप लोग सब यूथ सेवा करना चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? चलो वाह, सारे सारे करना चाहते हैं। तो जब क्यों करना चाहते हैं, कोई बताए क्यों करना चाहते हो? अच्छा, और बहनें क्यों करना चाहती है? सेवादारी मिल जाएंगे। और हाँ, युवा सुधरेगा, समाज सुधर जाएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, आज का युवा ही कल का भारत है। 65%। अच्छा, सबको संभाल सकती है ना? बीच का दुआ है। हाँ, हमारा अच्छा, उनके लिए सोचेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। अच्छा, चलो बढ़िया है, सबके विचार है अपने। कुल मिला के आप यूथ की सेवा करना चाहते, राइट? राइट। अतः यूथ सेवा करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? हाँ? आप लोगों ने सेवा तो बहुत कुछ सोची होगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए होंगे, बहुत सारे युवाओं को भी बुलाया होगा, बच्चों को बुलाया होगा, लेकिन वो आधा एक घंटा तो आपकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, दूसरी बार आने के लिए थोड़ा ना कर देते हैं। तो क्या ऐसा करें जो हम उनको बार बार कनेक्ट हो सके? आप लोग सब ज्ञानी हैं, बाबा के ज्ञान के भी आधार से है, और बाहर दुनिया का भी सारा नॉलेज है, ऐसे मैं अब सोचता हूँ, है ना? ऐसे सब लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, नहीं सुनते? कौन है जो बिल्कुल न्यूज़ नहीं सुनता है? कमाल है, बिल्कुल न्यूज़ नहीं सुनते। तो यूथ सेवा कैसे करेंगे? सबसे पहली नीड है आपको करंट सिचुएशन से, करंट परिस्थिति से कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे दीदी ने सवेरे बताया ना कि अगर आप पुरानी बात बताओगे, पशु पक्षियों की बात बताओगे, तो बच्चे आजकल तो सामने से जवाब दे देते हैं। तो आज उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी 3 सिंपल प्रश्न पूछता हूँ आपको मैं। सिंपल, बहुत सिंपल प्रश्न है, जो कितने हजारों बार, सैकड़ों बार आपने न्यूज़ में भी सुने होंगे। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, ऐसे 4 अमीर व्यक्तियों के अभी करंट वाले, किसको नाम पता है बताइए? एलन मस्क, और 4 कितनों को आ रहा है? चारों नाम आ रहे हैं। नहीं, चलो दूसरा सिंपल सवाल। नोबेल प्राइज सबसे बड़ी प्राइज है, राइट? उसका बड़ा मान होता है। अभी के 3 नोबेल प्राइज विनर किसको याद है? अभी ट्रम्प तो लगा हुआ है, उसको मिला ही नहीं, एक को भी नहीं। अच्छा, चलो तीसरा, इससे भी आसान सवाल।
यंग जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है सेलिब्रिटी का, राइट? तो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री, यूनिवर्सल मिस यूनिवर्स जिसको कहते हैं, वो मिस यूनिवर्स 3 अभी की करंट, किसको याद आया? अभी की किसी को नहीं, इतने फेमस लोग हैं। चलो थोड़े कठिन सवाल पूछूं, थोड़े कठिन पूछता हूँ, तो इजी पूछ लिया। आप जब बच्चे थे, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में थे, उस समय आपको जो पसंद आ रहे थे ऐसे 3 टीचर्स का नाम, जिसको याद आता है वो हाथ ऊपर करे। अपने पसंद के 3 टीचर्स प्राइमरी स्कूल के, 6, 7, 8 के, सेकेंडरी स्कूल के, आ रहा है? अच्छा, ऐसे 3 लोग जो आपको कभी न कभी मदद की है, चाहे बीमारी में, चाहे स्कूल में, चाहे कहीं भी आपको 3 लोगों ने मदद की है। वो ऐसे 3 लोगों के नाम किस किस को याद आ रहे हैं? अच्छा, लगभग सबको आ रहे हैं। ऐसे 3 लोग जो आपको प्रत्यक्ष मदद नहीं की है, लेकिन आपके एरिया के लिए, आपके समाज के लिए, आपके चारों तरफ के वातावरण के लिए या देश के लिए अच्छा काम किया हो, ऐसे 3 लोगों के नाम किस किस को याद आ रहे हैं? कोई डोनेट करता है, कुछ प्याऊ लगाता है, कोई पेशेंट की सेवा करता है। अभी देखिए, जो 3 सबसे फेमस पर्सन्स थे, चाहे उनके लिए सब न्यूज़ चली, सब जगह एडवर्टाइज हुई, आज कितने लोगों को याद है? गिने चुने भी नहीं है, एक को भी पूरे के पूरे याद नहीं है। और ऐसे लोग जो सालों पहले हमारे जीवन में आए, लेकिन हम सब उनको याद करते हैं। केवल नाम नहीं, उनके चेहरा भी याद आ गया होगा, राइट? तो यही बेसिक रूल है, हम बच्चों के सामने जाते हैं या यूथ के सामने जाते हैं, उनसे कनेक्ट होने का। अगर उनको लगता है कि इनसे मुझे कुछ सहयोग मिलता है तो हमारी बात सुनेंगे। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति से पास जाने से, इनका सुनने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा, तो आपको याद करेंगे। फिर सामने से बोलेंगे कि दीदी नेक्स्ट कब? और यही हमें करना है। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी, हमने पॉजिटिव चेंज कोर्स सुना, सवेरे कैसे हमको अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छा फैसिलिटेटर बनना है, वो सुना। हम अच्छी तैयारी भी करेंगे, बहुत सारा मटेरियल आप सबको मिल गया, लेकिन बेसिक चीज नीड जो है हमारे पर्सनालिटी में ऐड करने की, वो ये है कि हम सामने वाले को कनेक्ट हो पाए। आपने देखा ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जिस भी सभा में जाते हैं, सभा में सबसे पहले वो जो पब्लिक होती है ना, उनसे कनेक्ट होते हैं। चाहे 2 ही लाइन बोलेंगे, चाहे एक शब्द बोलेंगे, लेकिन उनके लैंग्वेज में बोलेंगे। उनमें से किसी का नाम ले लेंगे, या कोई ऐसे पर्सनैलिटी जहाँ फेमस होती है उसको नमन करेंगे। उसके बाद सारी सभा उनसे जुड़ जाती है, और उसके बाद जो वो बोलेंगे वो सारा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अच्छे स्पीकर की निशानी है। अच्छा, हम यूथ के लिए तो सोचते हैं, तो अभी टच द लाइट जो प्रोजेक्ट है, टच द लाइट प्रोजेक्ट बच्चों के लिए बना है, 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड के लिए। तो बच्चों के लिए हम सेवा क्यों करें? जब हम यूथ की बात करते हैं तो बच्चों के लिए सेवा क्यों करें? क्या मानते हैं? यही यूथ बनेंगे और बीज पड़ गया तो आने वाले समय में वही फल देगा। देखिए, आप सबने सुना होगा ना, आजकल बहुत डिप्रेशन हो रहा है यंगस्टर्स में, कई सारे सुसाइड केस भी हो रहे। जब डेटा निकाला था तो एक साल में 1,70,000 से ज़्यादा, वैसे 1,80,000 है, इस साल थोड़ा सा अभी तक कम है, 1,70,000-80,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं। लेकिन हमने जब बात किया, जो काउंसलर्स होते हैं, जो स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटी फिगर है, जो न्यूज़ में आती है या केस बनती है वो चीज़ ये है।
लेकिन ऐसे लाखों बच्चे हैं, लाखों यूथ है जो सुसाइड नहीं करते हैं लेकिन उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए, सुसाइड वालों को बचने के लिए, तो ये आपको पता होगा ना, वहाँ कोटा में एक एक्सपेरिमेंट किया था। पता है क्या एक्सपेरिमेंट किया था? जब लोग सुसाइड कर रहे थे तो उन्होंने, कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जो पंखे लगे हैं ना, वो पंखे स्प्रिंग वाले लगाए जाए, ताकि अगर कोई लटके तो स्प्रिंग से नीचे आ जाए तो उसकी जान बच जाए। लेकिन वो काउंसलर ये कहते हैं कि बच्चा वहाँ तक पहुँचे क्यों? इसलिए ज़रूरी है कि उनकी जो छोटेपन में, जिस समय वो ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है, उस समय हम उनको नर्चर करें। और यूथ विंग ने टच द लाइट प्रोजेक्ट 2007 से शुरू किया था। जब पदयात्रा 2006 की हुई, उसके बाद में बहुत अच्छी तरह से इसका सिलेबस बना और उसके बाद में टच द लाइट शुरू हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका अभी तक आया है। कई सेंटर्स पे चलता भी होगा। कहाँ कहाँ टच द लाइट चलता है? नाम सुना है टच द लाइट का आप लोगों ने? पहले बहुत जगह चल रहा था, फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा कम हुआ। अभी आप हम सब मिलकर, क्योंकि आप सबको पता हो, यूथ विंग ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिलने गए थे। 100 जितने लोग यूथ विंग के मिलने गए थे। तो प्रेसिडेंट मैडम का भी यही कहना था कि आप लोग खास इन बच्चों के लिए, स्किल्स के लिए, उनके रोज़गार के लिए कुछ प्लान कीजिए जो उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देवे और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी भी देवे। तो उसी के आधार से टच द लाइट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो हम उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन केवल थ्योरी के आधार से इस चीज़ को नहीं लीजिएगा आप। हमारे आदरणीय डॉक्टर, रिस्पेक्टेड फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बच्चों के लिए भी बड़े प्यारे थे, आदर्श थे, तो वो कहते थे कि जल थल नभ में सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी है तो बच्चों में है, यंगस्टर्स में है। इसलिए आपने देखा होगा ना उनका जो इग्नाइटिंग माइंड जो उन्होंने किताब लिखा है, तो उसमें सारा बच्चों के साथ के एक्सपीरियंसेस ही उन्होंने शेयर किए कि कैसे एक एक में एनर्जी होती है, बस उस एनर्जी को कैसे सही तरीके से हम अपने जीवन में लगाए। जैसे आजकल देखते हैं कि जल में नेवी है या गोताखोर है या बहुत सारे हमारे स्विमर्स है भारत के, खास करके जो एडोलसेंट है, जो कम एज के बच्चे हैं, वही सारे मेडल्स ला रहे हैं भारत के लिए, वही सब जगह भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो वहाँ भी बच्चे ही छाए हुए हैं या यूथ छाए हुए भारत के। ज़मीन पर जैसे आर्मी है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, उसमें सारे हमारे जवान होते हैं। तो आज बच्चों के अंदर भी बहुत एक क्रेज़ है सेना में भर्ती होने का। जब से 2-3 ऑपरेशंस हुए ना, तो जैसे सबको लगता है कि मैं कुछ देश के लिए करके दिखाऊं। और उसके साथ साथ जो अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं, IT सेक्टर्स है या नए नए प्रकार के नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे, हमारे जालोर का एक बच्चा है 12 साल का बच्चा, उसने पानी से पावर बनाने की मशीन शुरू कर दी है। और उसके लिए अभी बहुत सारे कंपनियां भी उनको लेने के लिए आ रहे हैं, उनको अपने साथ साइन कर। वैसे ही अंतरिक्ष में भी, चाहे एयरफोर्स कहिए, चाहे अलग अलग क्षेत्र में, सैटेलाइट लॉन्चिंग में कहो या अंतरिक्षवीर कहो, उसमें बहुत सारे बच्चों का क्रेज़ बढ़ रहा है कि उसमें अपना करियर बनावे। गवर्नमेंट का जो फोकस है कि पूरे भारत में 65% से ज़्यादा यूथ है, लेकिन उनको थोड़ा सा एनर्जेटिक बनावे, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करें। इसलिए गवर्नमेंट का जो फोकस है उनको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है कि कैसे उनके अंदर
जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में, एआई के बारे में या कोडिंग के प्रशिक्षण के अलग अलग कैंप्स वो चलाते हैं। उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, नया उद्योग लगाने के लिए उनको मोटिवेट भी किया जाता है, उनके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट है कि लीडरशिप में सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। आपने सबने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि अगले 5 साल में 1 लाख से ज़्यादा नए लीडर्स देखना चाहता है भारत। सबको अपील किया था यूथ को, तो लीडर्स की भी बहुत डिमांड है। तो सब लोग बनना भी चाहते हैं, उसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम एडोलसेंट की बात करते हैं, इस एज की बात करते हैं, लेकिन उसमें कुछ आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं जो भारत में उनकी स्थिति बताते हैं। भारत में हर 5 में से 1 किशोरावस्था वाला है। तो जैसे युवा अवस्था में भी भारत नंबर 1 है, वैसे किशोरों में भी, एडोलसेंट में भी भारत नंबर 1 है। लगभग 25.3 करोड़ इतने बच्चे, ये तो पिछली जनगणना के आधार से, अभी तो इसमें और नंबर बढ़ा होगा। और ये दुनिया की सबसे बड़ी एडोलसेंट जनरेशन है, किशोर आबादी है। इसलिए हमारे लिए सेवा करने का फील्ड बहुत बड़ा है। 25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे किशोरावस्था वाले, टच द लाइट के लिए इतना सारा स्कोप हमारे पास है। और भारत की कुल जनसंख्या का 20% अर्थात हर 5वां पर्सन किशोर है। किशोरावस्था क्या है, एडोलसेंट क्या है, सबको पता है, लेकिन ज़रूरी होता है कि उनकी थोड़ी सी मानसिकता हम जानें। 10 से 19 साल की आयु को किशोरावस्था या एडोलसेंट एज कहा जाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन की संभावनाएं बहुत होती है। बहुत तेज़ी से वो चेंज भी होते हैं। एक थोड़ा सा चिंताजनक वाला फैक्ट है, खास करके स्वास्थ्य और पोषण के मामले में, कि इनमें से 54% से ज़्यादा, खास करके गर्ल्स, वो एनीमिया से ग्रसित है, खून की कमी से। और लगभग 29% से ज़्यादा बच्चे। एजुकेशन फील्ड में हम सोच रहे हैं, तो एजुकेशन में इनका क्या रोल हो सकता है। तो भारत का भविष्य आज के किशोरों के हाथ में है। सही शिक्षा, संस्कार, कौशल और मार्गदर्शन अगर इस एज में मिलता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनके अपने लाइफ के लिए होता है। और यही एडोलसेंट एज वाले बच्चे आगे चल के युवा बनेंगे और भारत का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ आज जो इतना डिजिटल युग बना है, बहुत सारा एक इमेजिनरी वर्ल्ड डेवलप हुआ है, उसमें बहुत सारे चुनौतियां हैं। सबसे पहली तो मोबाइल और सोशल मीडिया। हम जहाँ भी जाते हैं, कौन सा टॉपिक लेवे, सर को पूछते हैं तो सर लगभग ये कहते हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल के पीछे बहुत पागल हुए पड़े हैं। एक लाइव सत्य उदाहरण आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि एक बेंगलोर का बच्चा था, 10वीं में उसको 96% मिले। उनके पापा बड़े इसमें ऑफिसर थे, बड़े खुश हो गए, हमारे बच्चे को 96% मिले। उन्होंने लाके उसको मोबाइल दे दिया खुश होके। और उस बच्चे को जिसको 96% मिले थे, उस बच्चों को जब 12वीं की एग्ज़ाम हुई तो 12वीं की एग्ज़ाम में 66% मिले। तो उसके पापा तो बड़े हैरान हो गए कि क्या हो गया, मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड था और अभी 12वीं में क्या हो गया। फिर उन्होंने पता किया तो जो पता चला कि बच्चा तो बड़ा टैलेंटेड था, बहुत उसमें बहुत टैलेंट था हर चीज़ ऑपरेट करने की। तो वो बच्चा अपने टैलेंट के दम पे, मोबाइल के दम पे अलग अलग लोगों के लिए मोबाइल गेम खेलता था, जो गेम जॉकी बन गया था। और उसके कारण उसमें पैसा कमाने लग गया और फिर यहाँ उसका फोकस हट गया। तो सोशल मीडिया और मोबाइल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसके बिना बच्चों का काम भी नहीं चल रहा है। आजकल आप देखते हैं ना कि उसके बिना खाना ही नहीं खाते बच्चे। माँ भी वही करती है, भोजन होता है तो भोजन नहीं खाता है तो सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता रहता है, भोजन खाते रहते हैं।
इस पे तो बहुत बड़ा सेशन आप ले सकते हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया से और इससे कनेक्ट होके बच्चे टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, का एनर्जी भी उसमें जा रही है। आजकल स्ट्रेस बहुत है, उसके कारण डिप्रेशन आता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है। एक बच्ची थी, 10वीं की एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन 10वीं के एग्ज़ाम के बाद उसने सुसाइड किया। गुजरात की थी लेकिन राजस्थान में पढ़ने आई थी, और सुसाइड करते समय उसने प्राइम मिनिस्टर को 17 पेज का लेटर लिखा। 17 पेज का। नॉर्मली हम सोचते हैं कि किसी को सुसाइड करना माना अचानक से आवेग आ जाता है, उसके अंदर वो डिसीजन ले लेता है। उस बच्ची ने प्राइम मिनिस्टर को 17 पेज का लेटर लिखा और उसके बाद किया। तो कितना वो अंदर सोचती होगी, कितना ओवर थिंक होता होगा, कितना उसके ऊपर प्रेशर होता होगा। नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बीड़ी सिगरेट तो छोड़िए, आजकल तो स्मैक आ गया है, कुछ पाउडर आ गई है, वो स्कूलों तक पहुंच गई है और उसके आदी हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें स्कूलों में इजीली अवेलेबल हो जाती है। आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि कंपेयर करते एक दूसरे को, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। करियर और परीक्षा का दबाव, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है बच्चों के सामने, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। एक जगह मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा था जब कोरोना पीरियड चल रहा था पंजाब में। तो जब क्लास पूरा हुआ, गोल सेटिंग का टॉपिक था। उसके बाद में एक छोटे बच्चे ने मुझे सवाल किया कि सर आपसे एक बात पूछनी है। तो मैंने कहा हाँ पूछो। बोलते ऐसा क्या करे जो मेरे पेरेंट्स संतुष्ट हो जाए। तो मैंने कहा कि भाई पेरेंट्स की अब बच्चों में उम्मीदें होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ तो पेरेंट्स आपको शाबाशी देंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। बोलता है मैं लगातार 3 एग्ज़ाम में 100 में से 100 ला रहा है, फिर भी पापा संतुष्ट नहीं थे। बोलते तुम्हें पढ़ाई नहीं करता है। तो ये हालत है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा भी अगर बच्चा पीछे रह जाए ना, पड़ोसी का आगे निकल जाएगा, और उसके कारण उनको लगता है कि नहीं जो कुछ है मेरे सारे सपने बच्चे में ही है, इसने मेरा नाम आगे करना चाहिए। तो बहुत प्रेशर उनके पास है। और सबसे इसका सबका रीज़न ये है कि उनकी शारीरिक गतिविधि बहुत लो हो गई है। मोबाइल में रहते है ना। हमारे ज़माने में आप लोग भी बच्चे थे, वो भी ज़माना एक गुजरा हुआ ज़माना है। तो उस ज़माने में भी थोड़े से आउटडोर गेम होते थे, लोग आपस में मिलते थे, गली में घूमते थे। अभी तो सब कुछ बंद हो गया है। मोबाइल है, नहीं तो फिर टीवी है, उसी में लोग चिपके रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। हम यूथ पावर की बात तो करते हैं, तो यूथ पावर में सबको पता है कि सबके पास शारीरिक पावर होती है, मानसिक पावर होती है, आर्थिक पावर होती है, और सामाजिक पावर भी होती है जो यूथ के पास होती है। लेकिन इसके तरफ किसी का फोकस ही नहीं है। आध्यात्मिक पावर, स्पिरिचुअल पावर, और उसी को हमको हाईलाइट करना है। लेकिन क्या है, हम कभी सेशन लेने जाते हैं ना, तो कभी कभी बहुत उमंग में आ जाते हैं कि हाँ बच्चे तो मैं दो मास से कंटिन्यू स्कूल में आ रही हूँ, 2 मास से कंटिन्यू जा रही हूँ, बच्चे बहुत अच्छा सुनते हैं। फिर तुरंत शुरू कर देते हैं कि तुम आत्मा है, परमात्मा है। एक जगह हम गए थे दीदी, कॉलेज में गए थे एक जगह, तो वहाँ सेशन लिया। उसके बाद में हमारे साथ में भाई था, उसने योग कमेंट्री शुरू की। तो उसने सबसे पहले तो यही कहा कि अभी सब सोचो कि हम सब आत्माएं हैं। ऐसे जब बोलने शुरू किया ना, पीछे से आधा हॉल खाली हो गया। तो मेरे बाजू में जो प्रिंसिपल बैठे थे उनको पूछा कि क्या हुआ, अभी तक तो बच्चे आराम से बैठे थे, अभी अचानक से उठ के जाने लग गए। तो बोलते हैं भाई आप लोग ये आत्माएं मत बोलो, यहाँ आत्माएं घूमती है, लोगों को डर लगता है। तो ये है कि हमारे लिए बहुत इजी वर्ड होता है, लेकिन बाहर है ना, उसको थोड़ा सा उस हिसाब से सोचना पड़ता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है। यूथ पावर का इम्पोर्टेंस सब जानते हैं। आज विश्व में देखिए बड़ी बड़ी सत्ताएं, जनरेशन जेड, उसके कारण सत्ता परिवर्तन हो गए और सब उसको फोकस कर रहे। पूरा विश्व मान रहा है कि यूथ में, या खास करके ये जनरेशन जेड में, और जब हम बात कर रहे हैं जो एडोलसेंट की, वो तो जनरेशन अल्फा है।
वो आगे आने वाले समय में यही सारी जनरेशन छाने वाली है। तो ये जनरेशन के लिए सबसे बड़ा सबको फोकस है कि इनके पास बहुत पावर है, इसलिए बस वो उनको अपनी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र के लिए यूथ पावर है, इसलिए राष्ट्र के बड़े बड़े नेता अपने देश के लिए भी इस पावर का यूज़ करने का प्रयास करते हैं। समाज वाले भी यूथ की तरफ ही देखते हैं कि हमारे समाज में अगर कुछ लाना है तो यूथ को साथ जोड़ोगे। परिवार में भी यूथ के तरफ ही देखते हैं कि मेरा बच्चा आगे बन के सारे परिवार को संभालेगा, इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत है। लेकिन उनको खुद को ही पता नहीं है कि खुद के पास क्या पावर है। वो अपने लिए दूसरे आधार ढूंढते हैं। हमें उनकी अपनी पावर को रियलाइज़ कराना है, उनकी अपनी पावर से उनकी परिचय कराना है। युवा प्रभाग और ब्रह्मा कुमारीज भी दोनों की स्थापना इन युवा बच्चों से हुई। बाबा ने भी सबसे पहले किशोरों को पकड़ा, जो हमारी दादियाँ थी, हमारे भाई थे, एडोलसेंट एज थे, उनको अपने पास अपने साथ लिया, उनसे स्थापना का कार्य कराया, उनको पहले तैयार किया, तैयार करने के बाद स्थापना का कार्य कराया। युवा प्रभाग भी पहली जो स्थापना हुई 85 से हुई, पदयात्रा से हुई, तो सारा एनर्जी जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज की एनर्जी थी सारे भारत में सर्कुलेट हुई, और उस यात्रा से कितने सारे सेंटर्स निकले। और उसके बाद भी युवा प्रभाग निरंतर सेवाएं कर रहा है। हर साल नए नए प्रोजेक्ट्स लाकर, नए नए कैंपेन्स के आधार से युवाओं की सेवा करते हैं, युवाओं के द्वारा सेवा करते हैं। उसके बहुत सुंदर सुंदर परिणाम भी आए, सेंटर्स भी खुले हैं, बहुत सारे यूथ के अंदर परिवर्तन भी आए हैं। भविष्य के लिए भी बहुत सारी योजनाएं यूथ विंग के पास है, लेकिन इन योजनाओं में आपकी अपनी भागीदारी क्या होगी, आपका पार्टिसिपेशन क्या होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवाएं तो चलती रहेगी, इतने सालों से चल रही है सेवाएं, बाबा की तो रुकेगी नहीं, लेकिन उसमें हमारा क्या पार्टिसिपेशन रहेगा, आज हमें वो डिसाइड करने की आवश्यकता है। एक डेटा यूथ विंग ने निकाला था, एक बार एक सर्वे किया था जिसमें करप्शन, एडिक्शन, बहुत सारे निगेटिव चीज़ें, एंगर, बहुत सारे ऐसे चीज़ें ली थी। उसमें एक सर्वे किया था और सर्वे का रिजल्ट आया था कि लगभग 98 से 99% जितना चेंज इन सेवाओं से जुड़ने के बाद बच्चों में और युवाओं में आया है। और इस रेशो को हम और अच्छी तरह से डिजिटलाइज करके और अच्छी तरह से डेटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट के सामने अपनी सेवाओं के माध्यम से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। यूथ विंग, ये जो टच द लाइट शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट से शुरू हुआ यूथ एम्पावरमेंट सर्विसेज, यूथ एम्पावरमेंट सर्विसेज के अंतर्गत ये सेवाएं शुरू हुई। उस समय खास करके 3 चीज़ों पे फोकस था। बच्चों के लिए टच द लाइट, फिर अपने बीके भाई बहनों के लिए दिव्य दर्पण, उसी के में अभी DYF जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं। पहले दिव्य दर्पण चार्ट भी होता था, अभी भी चार्ट तो है ही, लेकिन DYF जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं। और तीसरा एम्पावर यूथ फोरम, एक कॉलेज के युवाओं के लिए, इसी में जैसे पॉजिटिव चेंज कोर्स है, परीक्षा मित्र है, ये थोड़े बड़े युवाओं के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट्स है एस के अंतर्गत। तो टच द लाइट में 6, 7, 8, पहले 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड के लिए भी कई बहनों ने सेवाएं शुरू की, लेकिन फिर अभी बच्चों की थोड़ी सी लेवल हाई हो गई है, तो 6, 7, 8 के लिए हम टच द लाइट का कर सकते हैं। एक वीक में एक सेशन लेना है, सप्ताह में एक सेशन लेना है। वो कैसे अप्रोच करना है वो भी थोड़ा सा बताएं। इस प्रोजेक्ट का जो मोटो था, कैच देम इनोसेंट, मेक देम रियल सेंट। जब वो इनोसेंट होते हैं उस समय उन्हें कैच कीजिए, उस समय उनके ऊपर मेहनत कीजिए ताकि वो सेंट बन जाए। और पूरे प्रोजेक्ट का स्लोगन है कि लेट अस मेक अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ऑन प्लैनेट। टिमटिमाती सितारों की दुनिया इन टच द लाइट के माध्यम से हम पूरे भारत में या पूरी दुनिया में भी बना सके, इस मोटिव से ही ये सेवाएं शुरू हुई।
अभी बात ये आती है कि ये एडोलसेंट एज ही क्यों, इसी एज में क्यों करना है? क्योंकि भारत के पास यूथ और एडोलसेंट की पावर सबसे ज़्यादा है, ये तो हमने ध्यान लिया। वो कर भी सकते हैं बहुत कुछ, ये भी है, लेकिन उनको ही फोकस क्यों करना है? क्योंकि यही वो एज होती है जो परिवर्तन की एज है, चेंज लाने की एज है। आज अगर हम करियर में फोकस हो जाते हैं, करियर में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद अगर किसी को चेंज करने का कहो तो छोटा सा चेंज भी उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। इसलिए इन बच्चों को इस एज को हम कंसंट्रेट करें। सबसे बड़ी बात है कि इस समय उनका माइंडसेट सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। आज हम भी जब स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स जो कुछ भी हमको सिखाते थे हम सब कुछ एक्सेप्ट करते थे, तभी हम सीख पाए, पढ़ पाए। तो इस एज में हर चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और पॉजिटिविटी से ही पॉजिटिव पर्सनालिटी का निर्माण, सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण पॉजिटिविटी से हम करा सकते हैं। जो बाबा की उम्मीदें हैं कि ऐसा एक ग्लोब बने जो युवा, ऐसे चेंज युवा हम गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सके, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम वो उपलब्ध कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो आप सबको ही पता है कि नई दुनिया आनी है, नया भविष्य भी आना है। तो उसके लिए हम अभी से युवाओं को तैयार करें, किशोरों को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर परिवार, समाज और राष्ट्र को चिंता मुक्त बनाना है। विद्यालयों के वातावरण में दिव्यता भर सर्व का सर्वांगीण विकास। जब हम एम प्रिंसिपल्स के सामने रखते हैं ना, तो उनको लगता है कि अपने स्कूल्स के लिए, अपने कैंपस के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है। परम चेतना के स्पर्श से मानवीय चेतना को उनके वास्तविक स्वरूप में स्थित कर उसे सर्व उलझनों से मुक्त करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य तो है ही कि बाबा से कनेक्ट करना है, परमात्मा से कनेक्ट करना है, इन स्टार्स को, छोटे छोटे स्टार्स को। अभी इनसे संपर्क कैसे किया जाए? तो अपने अपने क्षेत्र के जो स्कूल्स है जहाँ हमें सेवा शुरू करना चाहते हैं, पहले तो हम अपने सेंटर पे उसकी थोड़ी सी लिस्ट निकालें कि कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ हमें सेवा शुरू कर सकते हैं। उनके प्रिंसिपल से मिले और प्रिंसिपल से हमारे एम और ऑब्जेक्ट को उनसे परिचित कराए और उसके बाद में उनसे समय लेवे। यूथ विंग अभी तक क्या क्या सेवाएं कर रही है पूरे भारत में, वो भी थोड़ा सा बताएंगे तो उनको थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद में एक आवेदन पत्र उनको देवे। उस आवेदन पत्र के साथ में सारा सेवा समाचार जो हम अभी तक इतने सालों में करते आए बच्चों के साथ, बच्चों के लिए, उसका लिखत में, कई बार हम ओरली बोल देते हैं तो जो रिसीवर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होंगे या कोई डायरेक्टर्स होंगे, वो बस हाँ हाँ कर देंगे, ठीक है आप आ जाना, आप देख लेना, आप कर लेना। लेकिन जब हम लिखत में देते हैं तो वो उसका ऑफिशियल रिस्पांस आपको लिखत में ही देंगे। और उसके बाद में आप सपोर्ट ले सकते हो, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, HRD मिनिस्ट्री होती है, या हर एक स्टेट में युवा बोर्ड बना हुआ है, हर एक स्टेट में है। वो युवा बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं, उनको भी अपने अपने स्कूलों के लिए, अपने रीजन के लिए टास्क मिला होता है। आप उनसे संपर्क करके उनसे सर्कुलर निकाल सकते हैं। पहले एक सर्कुलर निकला था सेंट्रल स्कूल के लिए कि आपको इसका अवश्य एक सेशन लेना है, लेकिन बाद में बहुत सारी संस्थाओं ने डिमांड किया कि ब्रह्मा कुमार इसको दे रहे तो हमको भी आप समय दो। तो फिर उनको लगता है कि अपना प्रचार करने के लिए सब लोग आते हैं, इसलिए आप अपना मोटिव अगर क्लियर रखेंगे तो आपको उसी के आधार से वो आपको सर्कुलर जारी कर सकते हैं। फिर उनसे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन करा लेवे, प्रिंसिपल और जो सेंटर इंचार्ज बहन होती है, दोनों के साइन उस लेटर पे हो, एक MOU टाइप का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन कर लेवे और उसकी भी एक कॉपी आप यूथ विंग को भेज देवे ताकि हमारे यहाँ शुरू हुआ है ये यूथ विंग को ही पता चले। इन से जो अलग अलग क्लास होते हैं उनको लेने के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर नाम डिसाइड किए थे। जैसे
6 क्लास के लिए स्पार्कलिंग स्टार्स, जब बच्चों को लेते हैं ना तो उसको हम नाम देंगे स्पार्कलिंग स्टार्स, तो उनको बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। कभी छोटा सा एक बैच बना के स्पार्कलिंग स्टार का उनको देंगे ना तो बच्चे बड़े शान से वो लगा के घूमते हैं। 7 स्टैंडर्ड के लिए हैप्पी स्टार्स, 8 स्टैंडर्ड्स के लिए करेजियस स्टार्स और 9th के लिए पावरफुल स्टार्स। और इसमें जो सेवा करने जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टाइटल सोचे हैं। उनको भी उसी टाइटल से ही हम अगर एड्रेस करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और जो करने सेवा करने जाते हैं उनको भी एक प्रकार का आइडेंटिटी मिलती है। सबसे पहले तो जिस स्कूल में आप प्रोजेक्ट चालू करेंगे वो टच द लाइट है। स्कूल को तो टच द लाइट नाम दिया है, बाबा को सुप्रीम लाइट क्योंकि बाबा ही करा रहा है। फिर हमारे चेयरपर्सन ऑफ यूथ विंग टावर ऑफ लाइट, नेशनल कोऑर्डिनेटर शावर ऑफ लाइट, यूथ विंग के कमेटी मेंबर्स डिवाइन लाइट्स, ट्रेनर्स गाइडिंग लाइट्स जो ट्रेनिंग देने जाते हैं टच द लाइट की, और जो ट्रेनिंग ले लेते हैं वो लिविंग लाइट्स, स्टूडेंट्स स्टार लाइट्स, सेंटर्स इस प्रोजेक्ट को कराते हैं हाउस ऑफ लाइट्स, स्कूल्स सर्च लाइट, और उनके जो पैट्रन्स होते हैं उनके जो संभालने वाले होते हैं गार्डियंस तो उनको गार्डियन लाइट। ये अच्छे अच्छे सुंदर नाम सबको दिए थे, उसी नाम से हम करें तो उनको भी एक बेटर फीलिंग आती है। जो डेटा निकला था और डेटा के हिसाब से आप जब भी सेवा शुरू करने जाओ तो सेवा स्टार्ट करने से पहले वो थोड़ा सा उनका मूल्यांकन, वो भी फॉर्म बना हुआ है, आप सबको सर्कुलेट किया जाएगा उस वर्ष के समाप्ति पर, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि कितना परिवर्तन आया और बच्चों में क्या चेंज हुआ। हमारे माउंट आबू का एक उदाहरण बताता हूँ। एक बच्चे का सेंट्रल स्कूल में टच द लाइट चलता था, वो एक दीदी गए, दीदी ने उनको कहा कि जो टीवी देखते हैं ना वो सारे राक्षस है, ऐसे करके दीदी ने ऐसे कह दिया। वैसे हमको वर्ड यूज़ करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए ना, आजकल का माहौल थोड़ा सा अलग है, तो बहुत सालों की पहले की बात है। तो उसने दीदी ने ऐसे कहा, तो जब घर में गया तो घर में उसके पापा नहीं सॉरी टीवी देखने वाले ने दारू पीने वाले को, शराब पीने वाले को कहा कि राक्षस होता है, राक्षस बन जाता है। तो घर में गया तो घर में उसके पापा आए तो बोतल लेके आ गए। जैसे लेके आ गए तो बोलते, वो बच्चा जाके बोलता है आप तो राक्षस हो। तो वो एकदम से हो गया, मम्मी आ गई, अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहा है? बोले नहीं हमको दीदी ने कहा कि जो शराब पीता है ना वो राक्षस होता है। फिर दूसरी बार भी आया तो दूसरी बार भी बच्चे ने कहा तुम तो राक्षस हो। फिर आखिर उसके माँ बाप दोनों ढूंढते ढूंढते आए कि भाई किसने कहा ये। फिर आने के बाद जब पांडव भवन में आए तो पांडव भवन में आने के बाद वो दीदियों से मिले, और आज वो आसाम में है क्योंकि मिलिट्री में थे ना, बिहार आसाम में है, लेकिन पूरे अच्छी तरह से बाबा के बच्चे पूरा परिवार। तो चेंज कहाँ से हुआ? एक छोटे से बच्चे से चेंज शुरू हुआ, उसके पेरेंट्स का भी परिवर्तन हो गया बहुत अच्छी तरह से। ये पुस्तकें भी बनी हैं, आपको सारा सिलेबस बना है, जो गाइड करने के लिए किताबें बनी हैं, जो खास करके स्कूल्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, प्रिंसिपल के लिए अलग किताब बनी है, सेंटर के लिए अलग बुक बनी है कि कैसे सेवाएं करनी है। हर प्रकार का गाइडेंस आपके पास अवेलेबल है, और उसके साथ में सिलेबस बुक भी बनी है 6, 7, 8 की, जो आप मधुबन आएंगे तो मधुबन में लिटरेचर में भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिले तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते। तो और इसमें एक चीज़ आप सबसे हमें आप मदद चाहिए, करेंगे? सभी करेंगे? जैसे पॉजिटिव चेंज कोर्स सबने मिल के एक नए तरीके से डिज़ाइन किया। पहले बना था, बहुत अच्छी तरह से चल भी रहा था, नए तरीके से डिज़ाइन हुआ। वैसे ही टच द लाइट का संपूर्ण पाठ्यक्रम एक नए तरीके से बनाना है। तो आप में से अगर किसी में ऐसी विशेषता है, जैसे मैंने कल सुना था कुछ प्रिंसिपल्स भी हमारे साथ है, या आपके संपर्क में भी कुछ होंगे और आप में भी विशेषता होगी कि जो सिलेबस बनाने में मदद कर सकते हैं, तो भी प्लीज़ अपना नाम बताइएगा, नाम दीजिएगा, ताकि हम अच्छी तरह से अभी नए तरीके से, क्योंकि जनरेशन चेंज हुई है, तो इस जनरेशन के हिसाब से सिलेबस को रीडेवलप करेंगे। तो आपकी उसमें हेल्प हमके
सबको चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हर किसी को सर्टिफिकेट्स भी हम दे सकते हैं, स्कूल्स को भी, टीचर को भी, सेंटर को भी, फिर बच्चों को तो देना ही है, और जो कराने वाला होता है उनको भी फैकल्टी सर्टिफिकेट अच्छी तरह से दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान हम सब रखें कि केवल वही इस टच द लाइट के लिस्ट में काउंट होंगे जहाँ ऑफिशियल ट्रेनिंग लिए हुए। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने भी ट्रेनिंग लिया है, अपने सेंटर पर जाकर विधिवत जो सेंटर का और प्रिंसिपल का, जो अपनी मुख्य बहन है और प्रिंसिपल का एग्रीमेंट करेंगे, उनको हम इस लिस्ट में काउंट करेंगे। नहीं तो क्या होता है, यहाँ से हम सुन के जाते हैं कि उमंग आता है, दीदी से थोड़ा सा कभी डिले होगा तो अपनी तरीके से शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। उस सेवा की जगह कभी कभी डिससर्विस का साधन बन जाता है। इसलिए आप सबसे आग्रह भी यह है, आप सेवा कीजिए, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, और दीदियों को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दीदियों के पास उतने हैंड्स तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप तो तैयार ही है, लेकिन अपनी दीदियों से आप बात करके कम से कम एक स्कूल में तो शुरुआत के समय कम से कम एक स्कूल में तो टच द लाइट शुरू कर सकते हैं, है ना। और उन्हीं सेवा स्थानों को भी अनुमति दी जाएगी जो कम से कम, क्योंकि क्या होता है ना, हर हफ्ते लेना है, इसलिए एक फैकल्टी से काम नहीं चलता है। कई बार हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन कभी कुछ कारण से वो फैकल्टी अवेलेबल नहीं हो पाए तो एक ब्रेक आ जाता है। जब एक दो सेशन मिस हो जाएगा ना, तो स्कूल को एक गलत मैसेज जाता है कि ये लोग इसके लिए इतना जिम्मेवार नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम वो परमिशन नहीं देते हैं। इसलिए कम से कम 2 फैकल्टी आप तैयार करें तो ऐसे सेंटर को दे सकते हैं। इसका जो सर्विस रिपोर्ट है, सर्विस रिपोर्ट का भी फॉर्मेट बना हुआ है, आपको यूथ विंग में इस प्रकार से रिपोर्टिंग भेजना है। इसके लिए और भी सहज साधन अभी हमने तैयार किया है जो आपको बहुत यूज़फुल हो जाए। ये प्रोजेक्ट में जैसे आपको कहा कि 6, 7, 8 क्लास के लिए बना हुआ है, उसका पूरा सिलेबस बुक बना है। तो पर वीक का सेशन, ऐसे 42 सेशन हर क्लास के लिए बने हैं। आपको अगर पूरा ट्रेनिंग केवल टच द लाइट का चाहिए तो भी देने के लिए आपके यहाँ यूथ विंग से फैकल्टी आ जाएंगे जिन्होंने अच्छी तरह से इसके अनुभव लिया हुआ है। बहुत सारे स्कूलों में ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ जा भी रहे, उनका भी हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग लेने के लिए कम से कम 22 से 40 साल की उम्र हो, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल भी होती है, बच्चों को हैंडल करना होता है। आजकल बच्चों को हैंडल करते समय बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो हम लोग इजीली थोड़ा सा जाते थे, कभी उसके गालों पे भी थपथपाएंगे, कभी पीठ पे थपथपाएंगे, लेकिन आजकल विदेश में तो बिल्कुल ही टच नहीं कर सकते। विदेश में बच्चों को तो बिल्कुल टच ही नहीं कर सकते, और भारत में भी जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती है, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। इसलिए इसका थोड़ा सा विधिवत हम ट्रेनिंग और उनकी साइकोलॉजी भी समझ लेवे, जहाँ हम सेवा करने जा रहे हैं उनकी साइकोलॉजी। जैसे अभी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ के बच्चे या वहाँ के टीचर्स को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़े मॉडर्न स्कूल में जाते हैं तो उनके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। तो पहले से हम थोड़ा समझ लेवे, इसलिए 22 साल से 40 साल की उम्र रखिए, थोड़े से मैच्योर लोग हो और ज्ञान योग की धारणा वाले हो, जो कम से कम 3 साल बाबा के ज्ञान में चलते हैं। लौकिक पढ़ाई 12वीं से ज़्यादा हो। आजकल तो सब जगह थोड़ा इंग्लिश ज़रूरी होता है समझना, भले आप इंग्लिश में स्पीच करो ना करो, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग वाले फैकल्टी होने चाहिए, ताकि जो कन्वर्सेशन होता है ना उसमें थोड़ा सा हमको फ़ायदा हो जाता है। और सबसे पहली बात, जो स्कूल के लिए निकल सके। आज तो हम प्रेरित हो जाते हैं कि चलो करेंगे शुरू, लेकिन अपना सारा टाइम टेबल देख के कि जो इसके लिए हो सके, तो इसके लिए एक ऑप्शन ये रख सकते, 2 की जगह 4 फैकल्टी एक सेंटर पे हो जाए। कभी कौन जाए, कभी कोई टॉपिक कोई लेवे, एक ही टॉपिक लेते हैं ना स्पेसिफिक, तो उसमें थोड़ी मास्टरी भी आ जाती है। तो उस हिसाब से हर साल के लिए हम एक कर सकते हैं। ट्रेनिंग के अट्रैक्शंस, सबसे मुख्य बात तो अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि ऐसा एक पुरुषार्थी ग्रुप तैयार करो। तो पुरुषार्थी ग्रुप अर्थात हम ट्रेनिंग करने के पहले खुद को भी तैयार करें। हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि आपने यहाँ भी देखा ना, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस अपनी स्थिति के ऊपर
अपने ज्ञान योग के ऊपर, क्योंकि हम बाहर के फील्ड में जब उतरते हैं तो हम अगर पावरफुल है तो कोई भी जो परिस्थिति है हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, नहीं तो थोड़ी सी भी चीज़ फिर हमें डिस्टर्ब कर देती है, फिर वो सेवा की जगह डिससर्विस का कारण बन जाते हैं। कई बार जो पीछे टेस्ट डिलेट चल रहा था तो 2-4 भाई लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि हम 10 साल से जा रहे हैं स्कूल में, तो बहुत अच्छा उनका रेपो बन गया टीचर्स के साथ में। तो उन्होंने कुछ ऑनलाइन फाइनेंस का बिजनेस शुरू किया था। फिर उन्होंने वहाँ टीचर्स के कांटेक्ट करके कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करो, उसमें फिर आपको डबल मिलेंगे, पैसा बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके फाइनेंशियल रिलेशंस वहाँ बनाना शुरू किया। बाद में उसके कारण बहुत ज़्यादा बदनामी भी झेलनी पड़ी, और एक व्यक्ति समझो गलत करता है लेकिन नाम संस्था का आ जाता है, जबकि संस्था इस चीज़ के लिए कभी भी ना प्रमोट करती है ना परमिशन देती है। हम आपस में भी फाइनेंशियल रिलेशन तो रखते ही नहीं है। तो इसलिए उसके लिए आचार संहिता बहुत प्रॉपर बनी हुई है कि कौन सेवा करने जा सकता है, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसने क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं। अब अभी थोड़े दिन पहले जो हुआ था सबको पता है, कुंभ मेले में बहुत अच्छी सेवा चल रही थी, वो कुंभकर्ण लगा हुआ था। कुंभकर्ण में एक बहन बड़े उमंग से सुना रही थी सब कुछ, और सामने से कोई व्यक्ति आया, उसने थोड़ा सा उनसे डिबेट करना शुरू कर दिया। तो जैसे डिबेट करना शुरू कर दिया तो बहन ने गुस्से में आके उसको बोल दिया, तुमको ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तुमको केवल डिबेट ही करने है, क्योंकि तुम भी रावण का बच्चा है, ऐसे कह दिया। तो उसने वो चीज़ को बहुत गलत तरीके से ले लिया। फिर बहुत सारा सब जगह उसका, हमारे आबू में भी सब आए थे कि ये सारा आपका सर्वधर्म वाला पिक्चर बैन करो ना, वगैरह वगैरह। तो हमारी छोटी सी एक चीज़, एक लापरवाही में कही हुई, वो भी पूरे संस्था, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है ना, छोटी सी बात सब जगह जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। खास करके हमारे आंध्रा वालों को तो ज़्यादा अनुभव है कि वहाँ कितना सेवा में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। इसलिए ये आचार संहिता और ट्रेनिंग आवश्यक होती है। अभी तो आचार संहिता का बुक भी बना हुआ है, तो आप लोगों को वो भी चीज़ मिल जाएगी। ये सारा मटेरियल वेबसाइट पे रखा हुआ है, यूथ विंग की वेबसाइट पे। और ट्रेनिंग में खास करके उस मेंटेलिटी को, वो जो एडोलसेंट एज होती है उनकी साइकोलॉजी को समझने का भी 2 सेशन रखे हैं। वो भी अगर आप थोड़ा अटेंड कर लेंगे या कभी कहीं एक जगह होगी तो उसको हम यूट्यूब की लिंक भी वेबसाइट पे रख देंगे, ताकि वो चीज़ आप सबको बेनिफिट हो जाए समझने के लिए। पूरी फुल ट्रेनिंग जब होती है तो उसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। हमें कई सारे भाई बहनों ने कहा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग रखी लेकिन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कम रखा, लेकिन अपने पास समय इतना है तो उसमें हर चीज़ पूरा डेमोन्स्ट्रेट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आप छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे जो अपने क्रिएटिविटी या एक्टिविटी खुद ही सर्च कर सकते, खुद ही डिज़ाइन कर सकते। वैसे आज शाम को भी थोड़ा 2-4 एक्टिविटी आप सबको दिखाएंगे भी, और आप लोग भी, आपके अंदर अगर कुछ है, आप नया करते हो तो आप भी वो दिखा सकते हैं, ताकि सभी उसको सीख भी सके, करा भी सके। ये एक क्लास के आपके सामने कुछ सेशन रखे हैं, तो इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, उस टाइप के बुक्स बने हुए, उस टाइप का पूरा सिलेबस बना हुआ है। उस सारे सेशंस की लगभग प्रेजेंटेशंस बनी हुई है, और सारा मटेरियल यूथ विंग की वेबसाइट bkyouth.org, इसमें आप जाएंगे तो डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चीज़ को ले सकते हो। bkyouth.org, यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी सिलेबस बुक तो लिटरेचर में आपको मिल जाएगा। बस एक ही लास्ट की रिक्वेस्ट है, चाहे कोई भी सेवा है आप शुरू कीजिए, बस यूथ विंग, अपने सेंटर को तो इन्फॉर्म करेंगे लेकिन यूथ विंग को भी इन्फॉर्म भी कीजिए और उसका रिपोर्ट भी कीजिए। अभी कई सारी सेवाएं हम करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन 40% तक भी रिपोर्ट विंग तक नहीं पहुंचता है। इसलिए आपकी सेवाएं आप तक ही सीमित हो जाती है, और आपकी सेवाओं को विश्व के लिए भी पहुंचने का एक माध्यम है अपनी रिपोर्टिंग, उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप सेवाएं भी करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दीजिए और लास्ट में रिपोर्टिंग भी दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
थैंक यू और आपको नई सेवाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।